देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर हम बात करेंगे भाजपा का स्थापना दिवस प्लस हनुमान जयंती बराबर सियासत। आपने देखा होगा कि प्लस इज गर्ल टू, ये सारी चीजें वो उसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। और अवसर कुछ ऐसा रहा कि बीजेपी का स्थापना दिवस पहले से तय है कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन अब की बार हनुमान जयंती भी, और जब मौका हो तो भला बीजेपी क्यों ना भुनाए। मोदी जी ने कहा कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, हर नागरिक के दिल में जगह बनानी होगी। एक मूल मंत्र दिया उन्होंने। 5 मंत्र और दिए हैं इसी के साथ में, जो आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे। साथ ही हनुमान जी के साथ में भाजपा के कुछ प्लानिंग्स या बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है उसको हनुमान जी के साथ में जोड़ा। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है मोदी जी, इस वजह से कुछ भी कह सकते हैं। खैर, हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, भरत मेघवाल कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुरेश जी आप ही के पास आना चाहूंगा। एक अवसर की बात है कि बीजेपी का स्थापना दिवस पहले से तय है कि 6 अप्रैल को आना ही है, और हनुमान जयंती दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया। ये आरोप लग रहा है कि सियासत में धार्मिक भावनाओं को भी बीजेपी भुनाने से बाज नहीं आ रही, ये कांग्रेस का आरोप है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हनुमान जयंती नहीं है, हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जी का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज जन्मोत्सव है और सभी को इसकी शुभकामनाएं। साथ के साथ 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, और 6 अप्रैल को यह संयोग है कि हनुमान जन्मोत्सव और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का दिन सेम है। और आज हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने पूरे देश को संबोधन, मतलब सब कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और संबोधन में बताया कि भाई किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, देश को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, उसका मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं को जनता के पास कैसे जाना है, एमएलए और एमपी के लिए बोला है कि एमएलए एमपी अपने कार्यकर्ताओं को सबके पास जाए, अपनी जो भी कार्य प्रणाली है या जो भी
साझा करें, मतलब जो भी विधानसभा लोकसभा योजनाओं के अंदर को। जो योजनाएं हैं या जो भी मोदी जी की योजना है उनको जनता तक पहुंचाए, वो साझा करे। वो इसी तरीके से कैन डू एटीट्यूड, जो हनुमान जी का एक कैन डू एटीट्यूड है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दूसरा उन्होंने बताया है कि आज विरोधियों का बारे में बताया कि वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के विरोधी अपने नारे लगाते हैं, जबकि जनता कहती कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। वो एक उन्होंने ये सब चीजें बताई है। आम जनता तक किस तरह से पहुंचा जाता है, और आपको मीडिया फ्रेंडली या टेक्नोलॉजी से बिल्कुल विकसित रहना चाहिए कि भाई किस तरह से आप टेक्नोलॉजी से आप भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जनता तक पहुंचाए। तो आज अच्छा शुभ अवसर है कि जन्मोत्सव भी है, हनुमान जन्मोत्सव भी है, और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। अच्छी बात है। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, किसी भी चीज का जब संयोग बनता है तो उसे बनाने का भी कला होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, आप कैसे उसे बना पाते हैं? कांग्रेस का आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को भी इससे जोड़े बिना बीजेपी नहीं रही और जमीनी हकीकत से दूर हैं मोदी। 2024 के जो सपने देख रहे हैं, खड़गे ने कहा है। तो क्या माना जाए कि इसके लिए कुछ रणनीति करनी पड़ती है पहले से, या फिर अवसर कभी भी किसी का भी आ सकता है, लेकिन अब आपके पास में उसकी प्लानिंग क्या है? तो बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा कहें इसे हम? नहीं, देखिए, ये तो एक अजीब संयोग है बिल्कुल, है ना। और एक चीज, दूसरी चीज ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई सा भी मौका, किसी भी तरह का मौका हो, मोदी जी उसको भुनाने के अंदर एक्सपर्ट है। ये हमारे देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर अपन कहीं मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उसको इस तरह से भुनाने की कोशिश करते हैं और भुनाते हैं कि उनको अपने आप एक पब्लिसिटी मिल जाती है। वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अदरवाइज दूसरी चीज़ हमको ये भी देख के चलना पड़ेगा कि अब धार्मिक भावना से या बीजेपी के स्थापना दिवस को आप बिल्कुल अलग रख के देख रही है। और ये देख के चाहिए कि 2024 का जो चुनाव है वो एक मछली की आंख वाला जो ऐसापन जो कहें कि उस तरह की वो चीज़ है। तो उसके लिए जितने भी जो भी अवसर आएंगे, जैसा भी आएगा, जैसे भी कोई भले इस तरह के अवसर, धार्मिक अवसर हो, भले ही किसी का पॉलिटिकल को स्टेटमेंट आता है उनके पक्ष में विपक्ष में, जो भी उसको हर चीज को मोदी जी भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि 2024 का इलेक्शन इनके प्रकार अपने को जीतना है। अच्छा, स्वाभाविक है कांग्रेस भी विरोध करेगी, कांग्रेस को भी 2024 के चुनाव में जाना है, उसके पहले 2023 का चुनाव भी है, और भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी जाना है, उनको सबको जाना है। इसलिए देखिए, हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि जो उनको मौका मिलता है जी, उसको किस तरह से भुनाया जाए, किस तरह से उसको अपने अपने पक्ष में उसको किया जाए। अब ये दूसरी बात है कि कौन कितना सफल हो पाता है या कौन पब्लिक तक अपनी बात को किस तरह से प्रभावी तरीके से पहुंचा सकता है, वो एक अलग चीज है जी। चलिए, भरत हमारे साथ में है। भरत, ये संयोग की बात रही है कि हनुमान जयंती भी है और बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, और मोदी जी ने 2024 को लेकर के साफ कहा है कि हर नागरिक के दिल में जगह बनानी होगी और 2024 का हमारा एक लक्ष्य है। उससे पहले 2023 के भी चुनाव हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि धार्मिक भावनाओं को भी राजनीति से जोड़ने के बिना नहीं रहे मोदी जी या बीजेपी के नेता। तो ये तो संयोग की बात रही है, और ये जोड़ने की बात या अवसर को कैसे बनाया जा सकता है, ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो हनुमान जयंती है और साथ ही साथ बीजेपी के भी हमारे प्रवक्ता और ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके स्थापना दिवस पर और हनुमान जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और रही बात देखिए आपके इस सवाल की, तो जब अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2024 तक हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो प्रधानमंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल से फिर आप लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम नहीं कर रहे थे क्या? तो फिर आप झूठ, पाखंड और फरेब से ही आज तक चुनाव जीतते आए हैं क्या? और रही बात देखिए 2024 की, तो मुझे लगता है कि इस साल जो 2023 के अंदर जो प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो कर्नाटक का हो चाहे वो राजस्थान का हो, इसी में प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सच का सामना करना पड़ जाएगा। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इनको सत्ता गंवानी पड़ी, जिस तरीके से दिल्ली के नगर निगम में इनको सत्ता गंवानी पड़ी, वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटक और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। और रही बात देखिए इनके विकास की और योजनाओं की, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, क्योंकि उस पे तो इनका कोई काम है नहीं,
और धार्मिक उन्माद फैलाना वो हमेशा से इनका रहा है। चाहे राजस्थान में अलवर की घटना को ले लीजिए, चाहे अभी रामनवमी के ऊपर जिस तरह से घटनाएं घटित हुई है उसको ले लीजिए, किस तरह के भाषण इनके नेताओं द्वारा दिए गए हैं, गोली मार दो, गद्दारों, और जिस तरह के इनके जो भाषण उत्तेजित करने वाले होते थे वो सभी को पता है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 साल से पूरे प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ पूरे देश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करती आई है वो सबको पता है। लेकिन अब जो देश की जनता है वो जान चुकी है कि जिस तरीके से इनके कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है और लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का कार्य किया जाता है। जिस आप देखिए हेल्थ इंडेक्स था जो वो भी किस तरीके से कम हो गया था, और जिस तरीके से एक धार्मिक सौहार्द बना हुआ था लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम की बात जिस तरीके से आज किसी भी बात पर ले ली जाती है, और जब बार बार ये इस देश को हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करके घोषित करते हैं, तो उसी का एक नतीजा है कि पंजाब में आप देखिए खालिस्तान के ऊपर बात चर्चा होने लग गई थी, किस तरह से खालिस्तान के ऊपर बातें होनी शुरू हो गई थी। तो मैं वापस एक चीज मैं जानना चाहूंगा, देखिए भरत आपसे, बीजेपी का ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अभी आपके सामने सुरेश गर्ग बैठे हैं, इस मंच से ये भी कहेंगे, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मोदी जी, कोई भी साफ कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात या हिंदुत्व के एजेंडे की बात बीजेपी के स्थापना के साथ में ही है। तो कोई नई बात नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि कोई छदम एजेंडा है या फिर ये कुछ कहते कुछ और हैं। तो ये अगर कहते हिंदुत्व की बात की है और अगर मान लो उस पर खरे भी नहीं उतर पा रहे हों, तो ये भी जनता था लेकिन उस बात को मान के चल रही। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज तो इस पे होना चाहिए कि सामने ये सब चीजें होंगी, आने वाले दिनों में इसको और भुनाया जाएगा। और अवसर की जो भुनाने की बात मैं आपसे कह रहा हूं, केवल अवसर की बात आप सुनिए। जिस देश यानी कि जिस प्रदेश जिस जगह जाते हैं मोदी जी, वहीं के कल्चर को अपने अंदाज में उसे बताने की कोशिश करते हैं। तो अवसर, ये तो हर आदमी को अपना एक अवसर मिलता है कि आप किस तरह से उसे कैच कर सकते हैं। तो ये आपके सामने अब मुकाबले की है कि आप कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो डेमोक्रेसी का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर कहें कि उसको हादसे पर धकेलना चाहते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही, सारी बातें होंगी। लेकिन उसके बीच भी बात यही आएगी। अब अगला सवाल अगर आपके मैं जवाब के बाद में करूंगा तो बात वही हिंदुत्व के सुरेश गर्ग साहब करेंगे। लेकिन आप मुकाबले के लिए क्या कर रहे हैं? केवल ये कह देने भर से आप लोगों का काम चल नहीं पा रहा इससे। देखिए, ये पूरा देश जानता है और पूरा भारत देश भी ये देख रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को आरंभ किया था और उसमें केंद्र सरकार की विफलताओं को और इस देश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है उनको लेकर एक यात्रा की, और उस यात्रा का ही एक इतना खौफ था भारतीय जनता पार्टी को कि जब संसद में राहुल गांधी जी ने बोला तो उनके किस तरीके से जो भाषण थे उनको अलग किया गया, उसके बाद किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, साथ ही साथ फिर उनकी संसद से सदस्यता को समाप्त किया गया। ये सब जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की ये दिखाती है। तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर जिस तरीके से कहां बोले संसद के अंदर इस सत्र में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे जाकर पहले परमिशन मांगी थी, उन्होंने परमिशन नहीं दी, उनका माइक म्यूट किया गया, संसद को म्यूट किया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस बात पर माननीय राहुल गांधी जी ने बात की उसको संसद में नहीं, संसद के समाप्त होने के बाद उसको हटाया गया। और इसी वजह से आप देखिए जो केस वापस से बंद किया जा चुका था, डिफेमेशन का केस, उस केस को 7 फरवरी के बाद जाकर वापस से रीओपन कराकर उनके ऊपर आज तक कभी जो सजा नहीं, 2 साल की, वो सजा कराकर बताई गई और उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया ताकि वो संसद में ना बोल पाए। तो ये सारे जो घटनाक्रम है, ये सारे घटनाक्रम इस चीज को इंगित करते हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर मखौल उड़ाया जाता है। और इसी साथ सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी जिस तरह के आपने देखा हो कि मीडिया के ऊपर आज उन्होंने कहा कि मलयालम टीवी चैनल को केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा था, उन्होंने साफ कहा कि इस देश के अंदर अगर सरकार की नीतियों का विरोध अगर कोई मीडिया चैनल करता है तो ये उसके स्वतंत्रता की आजादी है, उसे देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। तो और कितनी सारी घटनाएं इस देश के अंदर बताई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा हर लोगों को उनकी आजादी की अभिव्यक्ति से रोका जा रहा है। गर्ग साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि किस तरह से एजेंडे के तहत बीजेपी दबाने की कोशिश की जाती है। ये आपके स्थापना दिवस पे एक बड़ा आरोप लग रहा है आप पे। योगेंद्र जी, यही तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करती है और गर्त में चली जाती है। इन्होंने अभी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में बताया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर 13 विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 11 विधानसभा जीत के आई है। गुजरात के अंदर
आपको विपक्ष के नेता लायक आप जो एमएलए जीत के नहीं आए, इसके बावजूद भी ये कह रहे हो कि साहब हमने हिमाचल छीन लिया। अरे भाई, वहां की जो परिदृश्य है, वहां पे हर बार विधानसभा के इलेक्शन में चेंज होता है। तो और दूसरा, हम मात्र 37,000 वोटों से हारे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन नियम है कि हर और बार सरकार चेंज होती है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब हाथ से हाथ जोड़ो, राहुल गांधी के हाथ से हाथ जोड़ो से भारतीय जनता पार्टी डर गई। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या, जनता ने आपको कहां वोट दे दिए? आपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, उसके बाद में 3 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें आपकी क्या दुर्दशा हुई है? कहीं कोई सीटों का नामो निशान नहीं है। आप आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस को कि भाई। और फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब तुष्टिकरण तो कांग्रेस करती है। आप राजस्थान में देख लीजिए, बम ब्लास्ट, 80 लोगों की मृत्यु हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है, उसके गुनाहगार छूट के जा रहे हैं। आपने क्या यार, आपके पास में इतने एडवोकेट की फौज होने के बावजूद भी क्या निर्णय हुआ? तो ये सब चीज जनता देख रही है और जनता इनको सजा दे रही है इस चीज का। फिर भी अगर ये सुधरने की कोशिश नहीं करे तो ये इनका आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी, आपको तो खुशी है इसमें? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी तो जीत के आ रहे हैं। हम तो अगले विधानसभा में अभी ये कह रहे हैं कि साहब अब कर्नाटक के आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं। अरे राजस्थान, कर्नाटक सब भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। आपने देखा होगा 3 विधानसभा क्षेत्र तो हम 3 विधानसभा जो है अभी जीत के आए ही है। आने वाले टाइम पे भी हम सब विधानसभाओं को जीत के आएंगे। और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है 303 से बढ़ के 350 तक हम जीत के आएंगे। ये तो कांग्रेस को खुद को सोचना चाहिए कि भाई कहां से कहां चली जा रही है। और जहां तक सदस्यता की बात, माफी मांग लेते हैं ना सूरत में। आज ओबीसी समुदाय का आप अपमान कर रहे हो, इसके बावजूद में ये कह रहे हो कि साहब हमारे साथ में ऐसा क्या? अरे भाई, ओबीसी समाज का आपने सीधा सीधा अपमान किया है। आप माफी मांगिए ना कोर्ट में। और फिर बाद में क्यों गए? आप क्यों गए थे फिर इस बात के लिए? आपके बहुत सारे नेता ये बात बोलना बंद कर दे, आप भी कर दो, क्योंकि ओबीसी वाला मामला आपका चल नहीं पा रहा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओबीसी सुने, ओबीसी कैसे हो गया? राजस्थान का मुख्यमंत्री भी ओबीसी का है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी ने ये बोला है नहीं बोला कि सब मोदी चोर क्यों होते हैं? जिनके जो भी चोर है उनका सरनेम मोदी क्यों है? तो वहां पे अगर गुजरात के अंदर ओबीसी समाज मोदी है तो फिर मोदी किसको गाली दी है? ओबीसी समाज को ही गाली दी ना। ओबीसी समाज का अपमान किया है नहीं किया इन्होंने? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहां से कहां कांग्रेस जाती जा रही है। इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि साहब भाजपा, अरे हम तो विकास कर रहे हैं। आज 18 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन है 1 साल का, 16 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है। आज 740 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट है। आज रेलवे का क्या विकास हुआ है आप देखिए। आप 16,000 करोड़ रुपए का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। आप देश को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। आप तो सिर्फ एक गरीबी का नारा लगाए जब से कांग्रेस बनी या जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब से गरीबी गरीबी। अरे भाई, गरीबी को हम मिटा रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं। आपने तो अपना घर भरा है। आपके नेता खुद बोल के गए कि 1 रुपया चल के 85 पैसे हम हमारी जेब में रखते हैं और 15 पैसे से हम विकास करते हैं, जबकि हम 1 रुपए का पूरा के पूरा देश के विकास में लगाते हैं। ये तो ये सोचने वाली बात है। क्या बात है गर्ग साहब, वाह। राजेंद्र जी, आप चलिए पहले भरत से ही जवाब ले लेता हूं। सुना भरत, बात यहाँ पे ये आती है कि ये एजेंडे आएंगे, एक चीज में चूक गए, पता नहीं कैसे ये अटक गए। अभी तो ये भी कहते हैं कि मोदी ने साहब कहा कि जो लोग करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं, हनुमान जी जैसे अपना रूप धारण करके राक्षसों का अंत किया, उसी तरह से हम भ्रष्टाचारियों का भी अंत कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हनुमान जयंती का उनका स्पीच को आप पूरी तरह से सुनिए, देखा भी होगा, सुनना चाहिए। अगर कोई नहीं सुने तो मैं बीजेपी वालों को भी एडवाइस करूं, सुनते हैं खैर ये लोग तो राहुल गांधी को तो पूरा सुनते हैं, आप लोग भी सुना करो। उसी का पूरा इन्होंने सेट किया हुआ है कि हर चीज के वाक्य के साथ में हनुमान जी की ताकत और शक्ति को जोड़ा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो हनुमान जी की ताकत ये बता रहे हैं तो वो थोड़ा सा खुद पर भी अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जब इनके हेमंत बिस्वा जी 2014 में इनके सीएम बने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने एक ऐसी जादूगरी दिखाई, इस तरह की कोई चमत्कार दिखाया कि उनके सारे केस धुल जाते हैं। हार्दिक पटेल जब इनके रातों रात इनकी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनके सारे केस गायब हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार इस देश को भी देखने, जिस तरह से शुभेंदु द्विवेदी जी के जो थे उनके केस सारे धुल जाते हैं, तो ये चमत्कार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि उसके आने से पहले तो भ्रष्टाचार के इनके ईडी सीबीआई जाकर वहां पे धरना और कब्जा करती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आते ही चमत्कार ऐसा हो जाता है कि उनके सारे केस धुलने लग जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि वहां पर जाकर राहुल गांधी जी को माफी मांग लेनी चाहिए। क्यों माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी? नीरव मोदी जी क्या चोर नहीं है?
आप बता दीजिए, एक चैनल पर बैठे हैं, नीरव मोदी जी के लिए उन्होंने क्या गलत बोला कि वो चोर नहीं है? और जो व्यक्ति जाकर वहां पे डिफेमेशन केस दे रहा है उनका तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने, तो किस जगह से जाके उसने डिफेमेशन केस दिया वहां पर? आप बार बार ओबीसी समुदाय को बरगलाने का प्रयास करते हैं। अरे वो लोग तो ओबीसी में आते ही नहीं है। और दूसरी बात, आपने इतनी बड़ी बड़ी इस देश के लिए बातें कही, हमें अच्छा लगता है कि काश इस तरह की चीजें होती, काश 5 ट्रिलियन मिलियन इस देश की इकोनॉमी होती, लेकिन क्या करें, राजस्थान दूसरे नंबर पर है आज देश में आर्थिक विकास दर के मामले में। इस देश की जो आर्थिक विकास दर उससे 3 गुना ज्यादा तो राजस्थान की है। आप इनकम टैक्स और प्रोडक्शन पे बात करते हो तो राजस्थान का आपसे ज्यादा है। आपने क्या करा, 80 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास, लेकिन राजस्थान को कांग्रेस सरकार लीड कर रही है, राजस्थान को कांग्रेस लीड कर रही है। आपने जब बात करी, आप वन नेशन वन रैंक का 28,000 करोड़ का पैसा तो दे नहीं पाए। बंद लिफाफे में जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके वन नेशन वन पेंशन पे बात करते तो सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार पड़ जाती है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? यूपी के अंदर जब चुनाव होते हैं आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेज देते हैं। कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं जवाब ईडी सीबीआई को, पिक एंड चूज का मामला है, पिक एंड चूज का मामला है। और इस देश के अंदर सात उपचुनाव हार गए राजस्थान के अंदर, क्यों 7 उपचुनाव हार गए राजस्थान के अंदर? क्यों आपकी जमानतें जब्त हो गई राजस्थान के अंदर? जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो अब इस देश में नहीं चलने वाली है। आप सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है कि अब इस देश के अंदर आपके मखौल उड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वो सबको दिखने लग गया है। इसलिए आप इन चीजों के ऊपर जवाब नहीं देंगे। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आपने पहले भी कहा है कि कोई नई बात नहीं है। बीजेपी अवसर को कैसे भुना सकती है, ये भी एक कला है अवसर की कि आप कैसे भुना सकते हो। तो आपको लगता है कि वास्तव में अगर कांग्रेस को मुकाबला करना है तो बीजेपी, अगर मान लो अभी जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मनगढ़ंत और सारी चीजें करते हैं वो, लेकिन तैयारी कांग्रेस को भी उस तरह से करने की कहीं लगता है आपको? चीजें तो सारी प्लेटफॉर्म पे कि यह अवसर भी आएगा, ऐसा भी होगा, फिर कहीं चूक रहती है कांग्रेस की, या फिर कांग्रेस ने कभी उस तरह की राजनीति की नहीं तो अभी भी नहीं करेगी? देखिए बेसिक चीज ये है, जिस चीज को भी आपने थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि अब जो चीज बीजेपी की है, जो चीज कांग्रेस की, वो करीब करीब जनता के सामने ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ है। अगर ये कहते हैं तुष्टिकरण की बात करते हैं तो वो भी है, तो उधर से मोदी जी धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, वो भी साफ है। लोग जानते हैं कि बीजेपी के ये एजेंडा है, कांग्रेस का ये एजेंडा है, ये सारी चीजें। सवाल ये है कि अब चूंकि 2023 का चुनाव आपको राज्य का लड़ना है, 2024 का केंद्र का लड़ना है, संसद के लिए लड़ना है, तो अब दोनों चीजों को लेकर के आपको पब्लिक के सामने उस एजेंडे को लेकर जाना है। एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है। पब्लिक के जो चीज उसको पसंद आ सके, उसको जो उसको अच्छी लगे या जो उसके हित की हो, उन चीज़ों को लेकर के यदि हम जाएंगे, जो ठोस एजेंडा को लेकर के जाएंगे, तभी कोई नतीजे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि इन चीज़ों जिन चीज़ों को लेकर के चाहे आप बात कर रहे हो चाहे आप बात कर रहे हो, उससे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक इन सब चीज़ों को देख चुकी है, देख रही है, लगातार देख रही है। इसलिए एक ठोस एजेंडा लेकर के अब पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे डेवलपमेंट की कोई बात लेकर के जाएं, कोई विकास को लेकर के भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आप देखिए एक तरफ सारी चीज़ें हो रही है, पर महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल के भाव पे कंट्रोल नहीं, कई चीज़ें ऐसी जो लगातार चल रही है। तो उन सब चीज़ों के लिए दोनों पार्टियों को मिलकर के बैठ कर कोई एक ऐसा एजेंडा तय करना चाहिए जिससे वास्तव में पब्लिक को रिलीफ मिले। वही चीज गर्ग साहब, अभी राजेंद्र जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि सारी चीजें ठीक हैं जो गर्ग साहब गिना रहे हैं, लेकिन पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल पा रहा इससे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दी जाती है, महंगाई को लेकर के पब्लिक को कोई राहत नहीं मिलती, सिलेंडर के रेट हो चाहे सीएनजी भी उस स्थिति में पहुंचा दी गई है, फिर रिलीफ तो नहीं मिल पा रहा पब्लिक। देखिए योगेंद्र जी, रिलीफ मिल रहा है, जनता को जहां रिलीफ मिलना है वहां मिल रहा है। आप जो रेपो रेट की बात कर रहे हो, हमने 4% रेपो रेट, जो कि हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई, वो 4% रेपो रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4% रेपो दी। आज ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसमें हमने रेपो रेट की वृद्धि नहीं की। हमने कोई रेपो रेट की वृद्धि नहीं की। पिछले साल 1.5 साल के अंदर निश्चित रूप से 4% से 6.5% आई है, लेकिन जो 6.5% है वो कांग्रेस के सरकार के टाइम की लोवेस्ट है। इनकी जो सरकार के टाइम पे जो लोवेस्ट थी वो आज हमारी हाईएस्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते महंगाई के मुद्दे की बात है। भाई आज महंगाई 6.25 है, पूरे
योगेंद्र जी सर मुझे तेल की रेट क्या मुझे होती है, बताए फ्यूल की हाँ प्राइस क्या हाँ है, योगेंद्र क्रूड जी ऑयल की मुझे प्राइस क्या है? मुझे हाँ मैं बता रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, योगेंद्र देखो, जी आम आप आदमी ये समझता है, देखो उसकी जेब की बात। आम आदमी अच्छी तरह समझता आम है, आदमी समझता है ये आम आदमी अच्छी तरह समझता है महंगाई इतना बड़ा हम मुद्दा और नहीं राजेंद्र है। जी देखिए, आम देखिए पब्लिक मैं के एक रूप में है चीज आपके जानता हूँ बीच में। आज, हाँ यार योगेंद्र जी मैं एक चीज जानता हूँ कि आज आम आदमी अच्छी तरह जानता है जो विश्व के हालात है आज, जो विश्व के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो विश्व के अंदर आज पाकिस्तान में 35% महंगाई दर है, श्रीलंका में 50% है। एक बात बताइए, आप उन चीजों से तो आपको कंपेयर, गर्ग साहब सुनिए, आप ये सुनिए, बताइए एक बात कि सुनिए, देश एक बात, को और आप राज्य बोलते को- रहना, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। मैं तो ये इतना सा जानना चाह रहा हूं कि जब यही बात कभी कांग्रेस कहा करती थी तो ये क्यों कहते थे कि उस देश से क्या मतलब, वो हमारा खाना बनाने के लिए आएगा? मैं विश्व के परिदेश की बात कर रहा हूँ। आज पूरे क्रूड ऑयल का विश्व जब ये में लोग कहते थे, सर मैं ये 1241 रुपए का सिलेंडर किसने किया था? जब तो इसकी कोई समस्या नहीं थी, हमारी टाइम पे 1100 रुपए का खरीदे अरे 1241 रुपए का सिलेंडर है। आपने खरीदा था? अरे वो करोड़ों रुपए सब्सिडी में भ्रष्टाचार किया। आप ये बताओ कि उसमें भ्रष्टाचार क्या है? मुझे 1241 बताइए, भ्रष्टाचार क्या हुआ उससे आप लोग कहते हैं? करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, जो एक लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी वो सर हुआ कैसे? लेकिन हाँ ये मैं मुझे बताना बताइए चाहूं। कैसे हुआ वो इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ कि कई सिलेंडर्स अनऑथराइज है, हमने तो उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया। बहुत सारे सिलेंडर जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। महंगाई नहीं है। पूरे विश्व के परिदेश में देखिए ना, आज हमारी 6% की महंगाई दर है। पूरे विश्व के अंदर देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन को, विकसित राष्ट्र को देख लीजिए या श्रीलंका, पाकिस्तान को देख लीजिए। तो मैं राजेंद्र जी अगर मैं एक जानना चाहता हूं, मैं इस राजेंद्र जी बात को पास- जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने कि इस महंगाई दर को स्टेबल कर रखा है और देश को विकसित कर रखा है। आप देखिए पेट्रोल डीजल के अंदर अगर राजस्थान में ज्यादा तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोष है क्या? क्यों नहीं वेट कम कर देते राजस्थान में? महंगाई दर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी दर राजस्थान में सबसे ज्यादा, क्यों नहीं करिए? अगर राजस्थान की बात करते हो पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, गर्ग साहब की बात से आप कितने सहमत है? वास्तव में महंगाई है या नहीं है? देखिए सब चीजों को बिल्कुल हम अलग करके देख लेते हैं ना। जी, जो दिहाड़ी मजदूर है, हाँ, कहीं काम कर रहा है, शाम के टाइम पे कोई दुकान पे जा रहा है, उसको आटा किस भाव मिलता है, चावल किस भाव मिलता है, दाल किस भाव मिलता है, 2014 का कंपैरिजन कर लो, अभी का कर लो, वही भाव है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप फिर क्यों दिया कर था लीजिए, आपको लोगों ने कंपैरिजन वोट? में करिए। है ये सुनने के लिए दिया था आपको वोट? नहीं तो मैंने भी वोट, दिया आपको। हाँ हमने जनता की सेवा कर रहे हैं साहब। 80 सेवा करोड़ है। जनता को हम राशन मुहैया करा रहे हैं ना, क्यों हम जनता को सेवा कर रहे हैं। एक बात हम जनता सुनिए, को सुनिए, जनता को गर्ग सेवा कर रहे हैं साहब, मेरा हम, एक- जनता को सेवा कर रहे हैं हम। गर्ग साहब, एक मेरा आग्रह है आपसे। देखिए, आप जो बोलते हैं ना, फिर दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो आप थोड़ा सा फिर सोचा करो कि गरीब 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 की बात आप कर रहे हो। ये 68 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आप अगर राशन दे रहे हो तो किसको दे रहे हो? पैसे वाले को दे रहे हो आप। फिर अभी गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा हिंदुस्तान? देखिए मेरी बात तो आप लोगों को 9 साल हो चुके हैं। एक देखो अन्न इससे बाहर प्रोवाइड क्यों नहीं आ रहे हो आप? अन्न प्रोवाइड कराना, देखो कोरोना काल के अंदर दोनों सबकी- बातें मत बोलिए आप। देखिए योगेंद्र जी, कोरोना दो काल बातें के अंदर नहीं। कोरोना काल के अंदर स्थिति अब बहुत कोरोना नहीं, उसके बाद में देखिए ना, अब कोरोना काल में प्रति व्यक्ति आई 90,000 रुपए पे चली गई थी, बढ़ वो गई ना? वापस 1,95,000 रुपए खत्म करो फिर इसको 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हो? इस पैसे को और कहीं लगाओ। हाँ लगाएंगे ना, ये हमने फ्री लगाया भी- ना इंफ्रास्ट्रक्चर में 16 मैं करोड़ आपको रुपए नहीं कह रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं लगा तो दिए सब साहब। सरकारों को कह रहा हूं कि योगेंद्र जी 16 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। आज रोडों का देख लिए, आज जयपुर से दिल्ली आ जाइए, 3 घंटे के अंदर जयपुर से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से आ जाते हो। आज मैं खुद आया हूँ जयपुर से दिल्ली, 3 घंटे के अंदर आया हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश का विकास, आज हमने वंदे भारत ट्रेन चलाई है, 11 वंदे भारत ट्रेन चला दी हमने। बहुत अच्छी बात है, बुलेट भी चला रहे हो, हवाई जहाज भी चला, सारी चीज चला रहे हो। मेरी बात तो सुनिए, किस जगह में खाली है ये बता दीजिए। रोड सर, के अंदर आपके- आपको जगह नहीं है, आप बीजेपी बताइए। के- ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखिए कितने साहब, व्हीकल आप आज गर्ग साहब, जमीन पे चल रहे हैं। गर्ग साहब, आपकी एंट्री हो गई बीजेपी ऑफिस में, सबने सुन लिया, बहुत अच्छे से आपने पक्ष रखा। आप थोड़ा शांत भी हो जाए, सामने वाले को भी सुनिए। मैं तो 2 बातें आपसे जानना चाह रहा हूं। आप जो कहे जा रहे हो, ये कर दिया वो कर दिया, सर आपको इसी वजह से तो बैठा है, तो एहसान नहीं कर रहे हो, आप वोट लिए अपने लोगों के, आप क्यों गिनाए जा रहे हो कि ये कर दिया और वो कर दिया? मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि फ्री बीज से कब बाहर निकलेंगी राजनीतिक पार्टियां? वोट का लालच कब खत्म होगा? अगर इतना मादा और इतना दमी है तो बाहर निकल करके विकास की योजनाएं तो बहुत सारी हैं, ये लालच क्यों परोसा जाता है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अब तो आप लोग भी 9 साल हो गए, अब तो क्योंकि पूर्ववर्ती अटल जी का देखो आप जिक्र नहीं करते, अब तो मोदी जी का काल है ये, फिर कब तक करते रहेंगे ये? अगर मान लो आप केजरीवाल का गिनाएंगे, अशोक गहलोत का गिनाएंगे, मान का गिनाएंगे, किसी का भी गिनाएंगे, आप तो उस रूट से बाहर निकलिए। लोगों को तकलीफ होती है,
हम फ्री पे विश्वास नहीं करते, जनता की जो जरूरत है उस पे ऊपर विश्वास करते फिर हैं। आप ये मत कहिए हम डेवलपमेंट हो विकास के गया। ऊपर, विकास के ऊपर 140 हम करोड़ में से देश- अगर 80 मुझे- करोड़ लोगों को भी अभी आप सर, उसी धारा के अंदर 80 लेके चलो, देखिए, क्या मेरी डेवलपमेंट बात सुनो, कर रहे 80 हो? करोड़ में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटर्न भी भरते हैं ना, वो भी उठा रहे, तो आप क्यों उठा उसके रहे हो? ऊपर- क्यों अरे, दे रहे हो? क्यों दे कर रहे रहे हो? हैं ना, छानबीन मत कर रहे हैं, दो। कर रहे हैं, उनको रोक लगा रहे हैं, कर रहे हैं वसूली। जिन्होंने भी गलत तरीके से उठाया है, जो सैलरी क्लास है, वो भी अगर उठा रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं हम। तो करो। ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आज सब हमारा क्यों दे रहे हो? केवल मैं तो ये एक कह रहा हूं, फिर भी मुद्दा 80 है करोड़ से नीचे विकास, बाहर क्यों विकास, जा रहा विकास, है? देश का विकास, देश को विकसित बनाना है। होना चाहिए। 2047 तक बहुत अच्छी देश बात है। विकसित राष्ट्र होगा। सर, बहुत और अच्छी हम बात है। 5 मैं ट्रिलियन आपको डॉलर शुभकामना इकोनॉमी दूंगा। बनेंगे। 10 में से आप आपके 5वें पे स्थापना आए दिवस पर मैं हैं, आपको- 5 ट्रिलियन डॉलर हम सर, बनेंगे। आपके- तीसरे स्थान पे भारत की इकोनॉमी आ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का वादा है, ये कांग्रेस नहीं है। 27 तक मोदी जी चलते रहेंगे। 27 तक मोदी जी चलाओगे? मोदी जी हैं हमारे तो साहब प्रधानमंत्री है, देश की सेवा कर रहे हैं वो। नहीं, हमारे सभी के हाँ, प्रधानमंत्री देश हैं। की सेवा कर रहे हैं आप साहब उनको प्रधानमंत्री। सीमित मत करिए। हम पूरे लोग देश मानते के हैं, प्रधानमंत्री कौन साहब, खारिज पूरा करेगा? विश्व मानता, प्रधानमंत्री रहेगा। पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व मानता है मोदी जी को। आज अपना प्रधानमंत्री नहीं, वो हाँ, नेता मानता है, ये नेता बोलो। मानता है साहब। हाँ, विश्व मतलब के क्या हुआ अंदर कि अगर कोई किसी अखंड भारत बना दिया हमने, तो अमेरिका वगैरह को भी मिला दिया शायद मैं अभी। तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी देश को कोई अगर सहायता लेनी है या जानकारी लेनी है, मोदी जी से सलाह लेते हैं साहब। वो आज तो इसी वजह अमेरिका, से बुला रहे हैं। यूक्रेन थोड़े से के कोरोना अंदर, संकट दौरे कम हो गए, यूक्रेन पहले के इसी वजह अंदर, से बुला रहे यूक्रेन थे के वो। अंदर आप देखिए, अगर मान लो वहां पे चलिए, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, समय कम है, मैं इस मुद्दे को रोकना चाहूंगा। और खैर चलिए, मुद्दा अवसर की बात का था। कांग्रेस को मुकाबला करना है तो वही एक्सरसाइज करनी होगी। और अगर ये कहा जाए कि भावनाओं के साथ धर्म को बीच में घुसाना नई बात नहीं है बीजेपी के लिए, इससे पहले भी, लेकिन उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ती होगी। अगर कांग्रेस ये सोच के चलती है कि नहीं, ये तो भावनाओं से खेलते हैं, ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट नहीं है, तो आप भी जब कह रहे हैं कि स्थितियां बदलती हैं, तो आपको भी इस ढर्रे में आना चाहिए कि मुकाबला तो तभी होगा। और मालूम है कि ये करने वाले हैं, तो आपको उसी तरह से तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।